आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों, मैं साक्षी गौतम। हीरा लाल राजस्थानी एक जाने माने दलित मूर्तिकार हैं। इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली से बीएफए करके दिल्ली सरकार में कला अध्यापक बन गए। जामिया मिलिया इस्लामिया, ललित कला अकादमी जयपुर जैसे संस्थानों से सम्मान मिल चुका है। आईसीसीआर जैसी स्थापित संस्था द्वारा कलाकारों की सूची में हीरालाल राजस्थानी का नाम दर्ज है। दरअसल इनके माता पिता रिंगस सीकर राजस्थान के रहने वाले थे। रोजी रोटी की तलाश करते दिल्ली में बस गए। दिल्ली में ही हीरालाल राजस्थानी का जन्म हुआ। दलितों के लिए कला एक महंगा विषय है। पत्रकारिता जैसे व्यावसायिक विषयों की तरह कला भी दलितों के लिए एक चुनौती भरा विषय है। मजदूर का बेटा अर्थ की मार झेलते झेलते उभर कर सामने आया हीरालाल राजस्थानी। इन्होंने दलित समाज के महापुरुषों, महिलाओं के भावों को छैनी हथौड़े से इस तरह से गोदा कि आंखें पोर्ट्रेट से हटने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराती हूँ, आइए। यह पोर्ट्रेट बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का बिना चश्मे के है। यह पोर्ट्रेट रीगल कनॉट प्लेस में स्थित रेमंड शोरूम पर तैनात राजस्थान के रहने वाले घासीराम उत्पाल का है। 100 वर्ष बीत जाने के बाद भी गार्ड के रूप में सेवारत हैं। सिंबल ऑफ कनॉट प्लेस के रूप में हीरालाल राजस्थानी ने इनको चिन्हित किया है। यह पोर्ट्रेट सुनीता का है, जो मूर्तिकार की पत्नी है। राजस्थानी खुदरी से लेकर होठों को हीरालाल जी ने बड़ी बखूबी के साथ प्रस्तुत किया है। बयान के दर्शकों को सादर जय भीम। साथियों, कला मेरे बचपन का पसंदीदा विषय रहा है और मैं ये कहूँ कि कला को मैंने नहीं, कला ने मुझे चुना है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बचपन से ही मैं चित्रकला बनाया करता था और अध्यापकों को दिखाया करता था। तो अध्यापकों के प्रोत्साहन और मेहनत को मैंने अपना बल बनाया और इस दिशा की ओर बढ़ता चला गया। अध्यापकों ने मुझे स्पेशल इसी विषय में डिग्री करने के लिए प्रेरित किया, तो मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से बीएफए किया। साथियों, जब हम किसी विषय को लेकर किसी पर्टिकुलर संस्थान में जाते हैं तो वहाँ उसकी बारीकियाँ, उसके मानदंड और उसकी जो है विशेषताओं को वहाँ सीखते हैं और सीखने के बाद में हम उन चीज़ों को किस दिशा में मोड़ सकते हैं या मोड़ते हैं, ये महत्वपूर्ण है। जब मैं इस चीज़ को सोचता हूँ कि वहाँ विभिन्न तरह के विद्यार्थी आते हैं, धर्मों के, जातियों के, समुदायों के, तो उस दौरान में कौन विद्यार्थी किस और जो है काम करेगा, इस जो कला की भाषा को लेकर किस तरह की अभिव्यक्ति के रूप में उसको अपनाएगा, वो जो है उसका अपना एक एकल जो है फैसला होता है, जिसमें कुछ लोग सामाजिक सरोकारों को लेकर काम करते हैं, कुछ लोग प्राकृतिक सरोकारों को लेकर काम करते हैं, तो कुछ सौंदर्य बोध को लेकर काम करते हैं। और अक्सर आमतौर से देखा गया है कि कलाएं जो हैं वो मनोरंजन का साधन मात्र मानी गई हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कलाएं सिर्फ मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, सजावट की वस्तु बनकर नहीं रह जाती हैं। कलाएं आपके समाज की उन गतिविधियों पे नज़र रखती हैं, उनको हाईलाइट करती हैं, उनको समाज तक लौटाती हैं, प्रेरित करती हैं अच्छी मानवीय चीज़ों को जिंदा रखने के लिए। तो मेरे भी विषय इसी तरह के रहे। मैंने एक आम जनजीवन को अपने
कला का विषय बनाया। विशेषतः मैं मूर्ति कलाकार हूँ, तो मैंने अपनी मूर्तियों को जो रूप दिया वो मैंने आम जनजीवन को दिया। खास तौर से जो दलित वर्ग के जो लोग हैं उनके चेहरों को बनाने का, चेहरों को पोर्ट्रेट बोलते हैं, तो पोर्ट्रेट बनाने का मुझे लगा कि मैं उनके चेहरों के बूते से जो है उनकी तकलीफ़ों को, उनकी जो पीड़ाओं को, उनकी जो बीती हुई व्यथाओं को प्रकट करूं। तो उसमें पोर्ट्रेचर में मेरा स्पेशलाइजेशन हुआ। तो पोर्ट्रेचर में जब मैं इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता हूँ, संग्रहालयों में जाकर, झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर, लोगों से बातचीत करके, तो उनके जो जीवन के जो हिस्से हैं वो उनके चेहरों पर उभर आते हैं। कुछ लोग जब रोते हुए दिखाई पड़ते हैं, कुछ लोग हंसते हुए दिखाई पड़ते हैं, कुछ बातें करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो उनसे पता लगता है कि उनकी जो सामाजिक स्थितियां जो है किस तरह की है। तो मेरा विषय जो है मूर्तिकला, और मूर्तिकला में पोर्ट्रेचर, और पोर्ट्रेचर में जब मैं दलित वर्ग के चेहरे बनाता हूँ तो उसके पीछे मेरा जाने का उद्देश्य यही है कि हम जो इस सामाजिक व्यवस्थाओं में घिरे हुए लोग हैं उनकी यथावथा जो है किस तरह की गुजर रही है या गुजरी है। साथियों, जो हमारे दलित कलाकारों को लेके जब मैं सोचता हूँ तो मुझे निराशा हाथ लगती है कि चित्रकला, मूर्तिकला हमारे दलित आंदोलन का हिस्सा नहीं बन पाई। कुछ नाम हैं जो अपवाद के रूप में लिए जा सकते हैं। मैं बात करता हूँ राम किंकर वैज की। राम किंकर वैज पहले हमारे भारत के मूर्तिकार रहे जिन्होंने मूर्ति को आधुनिक रूप दिया। आधुनिक मूर्ति कला के वो जन्मदाता कहे जाते हैं। और उन्होंने अपने जीवन में जो संथाल, जो आदिवासी समुदाय है, उन पे उन्होंने जो है काम किया। उनकी गतिविधियों को लेकर, उनके जो रहन सहन को लेकर, वो किस तरह से जो है जब काम काज में जाते अपने औजारों को लेकर, वो सब जो है उन्होंने उस आदिवासी समुदाय के लिए जीवन भर काम किया। और उसके बाद में यदि हम देखें तो इस तरह का मूर्ति कला का इतिहास में कुछ डीपी राय चौधरी का नाम जिक्र मैं करूँगा। डीपी राय चौधरी ने मजदूरों को लेकर बहुत काम किया। उनका एक स्कल्पचर है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखा हुआ है, आप देख सकते हैं जाके, श्रम की जीत। तो किस तरह से वो 4-6 मजदूर जो है उसमें पत्थर को उठाने का काम कर रहे हैं। तो वो मेहनत जो उसके अंदर दिखाई गई है वो वाकई काबिल तारीफ है कि किस तरह से श्रम जो है वो जीत लेता है एक जो है भारी भरकम समस्या को। आगे चल के देखें तो चित्रकला में एक नाम सवी सावरकर जो कलाकार है उनका लिया जा सकता है। उन्होंने इस तरफ जो है आंदोलित काम किए हैं। इस तरह का जो कला का जो एक आकार बनता है, वो कलाएं हमारे समाज को जितना तेजी से बदलाव की तरफ ले जा सकती हैं, दूसरा और कोई माध्यम मुझे नजर नहीं आता। मैं मानता हूं कि साहित्य जो है वो काम कर रहा है बखूबी, लेकिन साहित्य, सिर्फ साहित्य के बलबूते पे ये चीजें जो है फैलाई नहीं जा सकती हैं। जिस तरह से हम देखें कि जो संस्कृति हमारे पे थोपी गई है, उस संस्कृति को फैलाने के लिए कलाओं का किस तरह से पुरजोर इस्तेमाल किया गया। राजा रवि वर्मा इसके मुख्य उदाहरण कहे जा सकते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म के देवी देवताओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए खूब जो है चित्र बनाए देवी देवताओं के, और उनके पोस्टर बना बना के घर घर में पहुंचा दिए।
उसी तरह से आप देख लीजिए, फिल्मों के द्वारा, नाटकों के द्वारा, सीरियल्स के द्वारा, गीतों के द्वारा, नृत्यों के द्वारा, ये सारी जो गायन के द्वारा, ये सारी जो कलाएं हैं, इन कलाओं का उद्देश्य एकमात्र यही रहा है कि हिंदू संस्कृति को किस तरह से जो है फैलाया जाए। और उसमें लिपट कर आती हैं आडंबर, पाखंड, ये सारी की सारी चीजें लिपट कर आती हैं। तो यदि हमें उसके पैरेलल एक आंदोलन खड़ा करना है, तो साथियों हमें उसी तरह से जो है कलाओं के द्वारा, कलाओं के जो माध्यम से इस संस्कृति से हम दो हाथ कर सकते हैं। तो कलाएं हमारी पीछे क्यों रह जाती हैं, जो हमारी चीज़ों को व्यक्त कर सकें कलाओं के माध्यम से, उसके पीछे मैं कुछ कारण समझता हूँ। पहला कारण तो आर्थिक पहलू को लेकर है, क्योंकि ये जो कलाएं हैं, ये कलाएं खर्चीली मानी जाती हैं, और इसमें जो हमारे दलित कलाकार हैं वे जो है जब इनको बनाने बैठते हैं, एक तो विषय उनको जो है चुनने होते हैं, तो विषय जो है कुछ लोग तो चुन पाते हैं इस तरह के सामाजिक विषय, कुछ भटक जाते हैं। तो भटकन जो है वो आर्थिक पहलू को लेकर है कि मैं इस तरह का बनाऊंगा तो मेरी कलाकृति बिक जाएगी और मेरे हाथ में 2 पैसे आ जाएंगे। तो वो जो 2 पैसे का जो लालच है वो कलाकार को जो है इस ओर जो है धकेल देता है, और वो सामाजिक सरोकारों से जुड़ नहीं पाता है। दूसरा कारण अपनी कलाकार की छवि को उभारने के प्रतिस्पर्धा में लोग एक दूसरे को जो है पीछे छोड़ने के चक्कर में सौंदर्य को जो है हाईलाइट करने के लिए कई चीजें जो है बनाते रहते हैं, तो वो सौंदर्य में उलझ के रह जाते हैं। तो सौंदर्य और प्रकृति ये कलाकारों का जो है बहुत आम विषय रहा है। लेकिन यदि हम ये भी मान के चलें कि कला सौंदर्य भी बनाएं, प्रकृति की चीजें भी बनाएं, लेकिन कुछ इस तरह की सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई जो कलाकृतियां भी गढ़ें, ताकि समाज जो है उनकी ओर आकर्षित हो और कुछ समझे कि हमारी जो विचारधारा है वो ये है और हमें इस और अपने समाज को लेके चलना है। ये जो विषय चुनने की जो बात है, दलित जो सब्जेक्ट जो चुनने की बात है, जोखिम भरा तो काम है ही कि इसमें एकदम से वे सब लोग जो है चिन्हित कर लिए जाएंगे कि ये जो है दलित परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं और उपेक्षित कर दिए जाएंगे, और उपेक्षित होते भी हैं। जैसे ही पता लगता है आप दलित हैं तो आपको जो है कई ऊंचे पुरस्कारों से वंचित कर दिया जाएगा, आगे आपके जो काम के बारे में कहीं प्रचार नहीं किया जाएगा। तो वो सब जो चीज़ें आती हैं। लेकिन यदि हम दलित साहित्य से ये सबक लें कि दलित साहित्य जिस तरह से साहित्यकारों ने खड़ा किया है वो भी एक जोखिम भरा काम ही था, लेकिन आज दलित साहित्य जो है खूब पढ़ा और जो है खूब जो है चर्चा की जाती है उसके ऊपर। तो उसी तरह से मैं चाहूँगा कि जो हमारे दलित कलाकार जो भाई हैं वो अपनी जिम्मेदारी को इस तरह से भी जो है निभाए, ताकि एक कलाकार के रूप में समाज का हितैषी बनकर हम सामने आ सकें और लोगों को प्रेरित कर सकें इस ओर। क्योंकि कलाएं जो है जितना तेजी से समाज को जागरूक कर सकता है, उतना असर जो है अकेला साहित्य नहीं कर सकता, नहीं कर पाता। तो साथियों, ये बात जो है बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए कि हमें अपने समाज को जागरूक करने के लिए ये जोखिम भरे काम उठाने होंगे, ये क्रांतिकारी कदम उठाना ही होगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि यदि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस बात को नहीं समझते, यदि वो अपने कैरियर के
कैरियर को ही अहम बनाते तो इतना बड़ा आंदोलन और इतनी अच्छी परिस्थितियों में हम कभी नहीं आ पाते। तो ये पहल जो बाबा साहब ने की है, इस पहल को हम जो है जाया नहीं जाने दें। इसकी ओर हमें ठोस कदम उठाने होंगे और सभी कलाओं के द्वारा एकजुटता से इस अभियान को मजबूत करना चाहिए हमें। तभी हमारी जो स्पीड है, जो गति है, और तेज हो सकती है। क्योंकि ये जो स्पीड है ये बहुत कम है। जिस तरह से दूसरी संस्कृति ने अपनी स्पीड जो है पकड़ रखी है, हर लिहाज से आप देखिए, अखबारों से लेके, टीवी कार्यक्रमों से लेके, समाचारों से लेके और तरह तरह की जो कलात्मक गतिविधियां होती है, उन सब के अंदर रोज कुछ ना कुछ जो है जुड़ता चला जाता है और हम जो है उससे दो दो हाथ नहीं कर पा रहे हैं। हमें कला का जवाब कला से देना होगा, साहित्य का जवाब साहित्य से देना होगा। और जो आने वाले जो कलाकार हैं उनसे मेरा यही कहना है कि जो भी इन विधाओं में, कला विधाओं में आते हैं, वे कभी भी जो है निराश ना हो और अपने दायित्वों को समझें। कला आपको कभी भी ना तो भूखा रहने देगी और ना आपको उपेक्षित रहने देगी। ये आपका आत्मबल है और इसको आत्मबल की तरह ही इस्तेमाल करें। जय भीम। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक, शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।